66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बहुत सारा जगह लोग करेंसी के जगह पर चेक, ड्राफ्ट या फिर दूसरे प्रकार के मनी से की प्रतिज्ञा, मतलब कि एक दूसरे का प्रतिज्ञा पत्र इस पर कि दोनों का सिग्नेचर होता है, ये सब भी लोग आदान प्रदान करते हैं। इसको कौन सा शांख मुद्रा कहा जाता है? इसको ऐच्छिक, ऑप्शनल कहा जाता है। इसको ऑप्शनल करेंसी कहा जाता है। जब दो जो है प्रिंसिपल करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में होता है, दोनों जो है मेटल के हैं, उनका बहुत ही अनलिमिटेड लीगल वैलिडिटी रहता है। दोनों प्रकार के जो करेंसी है उस पर जो वैल्यू जिस पर लिखा रहता है वही उसका फेस वैल्यू भी होता है, यानी कि मतलब कि उसका जो बनने में रुपया लगता है वही उसका फेस वैल्यू भी है। और उसके बाद जो उसका जो पारस्परिक अनुपात यानी जो म्यूचुअल प्रोपोर्शन है दोनों मेटल का, वो सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। और दोनों मुद्राओं में से केवल एक का जो है वो मुक्त टंकन किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं पंग द्विघातुमान कहते हैं। पंगु द्विघातुमान, ये याद करने वाला है, इसमें कुछ समझना नहीं। पंग द्विघातुमान कहेंगे उसको, ट्रिपल डिप्लॉयड पंग द्विघातुमान कहेंगे। उसके बाद है मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है। क्या उचित है? तो एक्सपेंडिंग क्रेडिट बाय अपॉइंटिंग चीप मनी पॉलिसी। मंदी के समय में जो है सस्ता मुद्रा नीति अपनाकर लोगों को लोन देना चाहिए। जैसा मुद्रा नीति लाई कि लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी लाई, जिससे लोगों को मनी पॉलिसी लाई, जिससे लोगों को लोन लेना आसान हो जाए। समांतर अर्थव्यवस्था, इन टाइम ऑफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेंट्रल बैंक टू, वही करने के लिए समांतर अर्थव्यवस्था या कालाधन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित हो जाती हैं। समांतर अर्थव्यवस्था जैसे कि पैरेलल इकोनॉमी या फिर ब्लैक इकोनॉमी, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम प्रभावित हो जाती है, उसका उतना असर नहीं रह जाता है। करेंसी डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसका जो वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू का जो है वो गिर जाता है, उसको हम लोग करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। जो रुपये का डिवैल्यूएशन होता है उससे क्या क्या लक्ष्य होता है? तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को घटाना और फॉरेन एक्सचेंज को रिसिप्ट करना, ये तीनों के तीनों होता है। इसमें जो मैच करना है, सबसे पहले आता है करेंसी वैल्यू। करेंसी वैल्यू का देखते हैं, करेंसी वैल्यू के लिए कौन सबसे ज़्यादा सही है? तो इसमें लिख रहा है कि इस व्यवस्था में करेंसी का रिजर्व जो होता है, रूल्स रेगुलेटर जो होता है, करेंसी इशू नया इशू होता है, रूल्स प्रोसीड्यूर रिलेटेड टू इशूइंग टू करेंसी टी सेटलमेंट, मुद्रा से यही सब होता है। इस व्यवस्था मुद्रा एक कोर्स, मतलब कि उसका रिजर्व, उसके जो नियम बनेंगे वो सांकेतिक मुद्रा निकालना, ये सब होता है। तो इसका तो सही है, एक का मान हो जाएगा। उसके बाद आता है प्राइस स्केल, मूल्यमान, प्राइस स्केल। इसका देखते हैं, इसके वह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं, जैसे रुपया, डॉलर, तो इसका हो गया मूल्यमान, प्राइस सेल का हो गया 2 नंबर। सी नंबर देखते हैं अच्छी मुद्रा। अच्छी मुद्रा में क्या होगा? इसमें सर्वमान्यता, अविनाशता, वहनीयता, एकरूपता आदि गुणों का समावेश हो। सही बात है। एकरूपता मतलब उसका एक वैल्यू हो, वहनीयता होता है आसानी से सब जगह एक दूसरे से, सर्वमान्यता सब जगह उसको एक्सेप्ट करता हो, जल्दी उसको ख़त्म नहीं किया जा सके, उसी को हम लोग अच्छी मुद्रा कहेंगे। वास्तविक मुद्रा क्या होगा? फिजिकल फॉर्म जो नोट ले घूमते हैं उसी को हम लोग वास्तविक मुद्रा कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जारी सिक्कों को पंचमावर्त सिक्के कहा जाता है। सही बात है, 7वां और 6ठा शताब्दी के पंचमावर्त कहेंगे। भारत में मुगलों के शासनकाल में एकीकृत एवं सुगठित मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। यूनिफाइड और बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज मॉनेटरी सिस्टम का शुरुआत हुआ मुगल काल में, भी सही है। बस शेर शाह सूरी ने 1540-45 ईस्वी के बीच चांदी के रुपये की शुरुआत की, भी सही बात है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1867 ईस्वी में पहली बार महारानी विक्टोरिया के चित्र की श्रृंखला वाले बैंक नोट जारी किए गए, भी सही बात है। 1867 में उन्हीं के महारानी विक्टोरिया की फ़ोटो वाला आया। 1840-45 में शेर शाह सूरी चांदी वाला बनवाया। मुगलों के समय बहुत बढ़िया सिस्टम था, तो ये भी सब के सब सही है। इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। 75 नंबर देखते हैं। भारतीय रुपये के संदर्भ में इस पर विचार किया। भारतीय रुपये पर 15 भारतीय भाषा के उसका मूल्यांकन मुद्रित होता है, 15 भारतीय भाषा में होता है, सही है। रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपये का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान किया, 15 जुलाई 2010 को, सही बात है।
रुपये का प्रतीक चिन्ह रुपये की रचना डी उदय कुमार ने किया। सही बात है। भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। सही बात है। फिर से इसको देखते हैं। 15 भाषा में लिखा हुआ रहता है। 15 जुलाई 2010 को इसको अप्रूव किया गया। ये उदय कुमार इसका साइन बनाए हैं। इसको इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव और इंडोनेशिया, यहाँ के मुद्रा को रुपया ही कहा जाता है। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, श्रीलंका में भी, मॉरिशस में भी, मालदीव में भी, इंडोनेशिया में भी, सब जगह को रुपया ही कहा जाता है। भारत में सबसे पहले मौद्रिक इकाइयों का उल्लेख कब प्राप्त हुआ? मॉनेटरी यूनिट्स का सबसे पहला उल्लेख प्राप्त हुआ 2500 से लेकर 1750 BC में। मॉनेटरी यूनिट्स का जो पाया गया 2500 से लेकर 1750 यूनिट में। भारत में मुद्रा के पूर्वी M3 के संबंध में विचार करना है। M3 क्या है? M3 है जनता के पास नकदी। M3 होता है M1 प्लस फिक्स डिपॉजिट होता है, वो सब होता है। बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो, बैंकों के पास जो टाइम डिपॉजिट है वो, रिजर्व बैंक के पास अन्य निक्षेप, ये और ये तो M1 में ही आ जाता है। डिमांड ये और ये डिमांड डिपॉजिट, ये हो गया डिमांड डिपॉजिट, ये RBI वाला हो गया, और जनता के पास नकदी, तीन हो गया। लेकिन इसमें M3 में किसको एगो साइन किया जाता है तो टाइम डिपॉजिट को, तो तीनों के तीन सब मिला के M3 के सभी ये चारों मिला के हो जाएगा M3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी, बैंकों में सावधि जमा यानी कि बैंकों में जो फिक्स होता है वो, या फिर आप पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग स्कीम होता है वो, इनमें से किन्हें भारत के रिजर्व मनी के रूप में शामिल किया जाता है? इसको सही आंसर दिया जाता है सभी के सभी को भारत के रिजर्व मनी में शामिल किया जाता है। M1 M2 नहीं पूछा, रिजर्व मनी में कौन करूँगा? तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास नकदी, बैंक में जितना फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस का सभी को हम लोग रिजर्व मनी कहेंगे, सभी हो जाए। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि करेंसी का जो वैल्यू है वो गिर गया है। करेंसी के वैल्यू में, किसी की कीमत में वृद्धि का मतलब होता है करेंसी के वैल्यू में गिरावट। भारतीय रिजर्व बैंक वो जो है मनी सप्लाई को M1 M2 M3 M4 में बांटता है। इनमें से M1 में क्या आता है? तो बैंकों की मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट, करेंसी नोट व सिक्के, ये भी सही है। रिजर्व बैंक की अन्य जमा, डाकघर वाला नहीं, डाकघर वाला तो M2 में आ जाता है, इसको छोड़कर M1 में 1 2 3 ही आता है। भारत में निम्नलिखित में से किनके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? यानी कि सॉफ्ट करेंसी कह सकते हैं। सॉफ्ट करेंसी बनता है वो कहते हैं जनता के पास जो करेंसी हो गया, जनता की जो मांग जमा राशि है, जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट को सावधि कहा जा रहा है, मांग जमा कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट कहा जाए। तो सॉफ्ट करेंसी में जनता के पास जो करेंसी है और जनता जो फिक्स किया है, और जो यही दो होगा। जो बैंक में जो डिपॉजिट है उन सबको नहीं शामिल किया जाएगा, नहीं सॉरी, बैंक में जो जमा राशि फिक्स है उसको नहीं शामिल किया है। सॉफ्ट करेंसी में जनता के पास करेंसी और जनता का जो डिमांड डिपॉजिट है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, इसी दोनों को शामिल किया जाएगा। सॉफ्ट करेंसी में जो FD होता है उसको शामिल नहीं किया जाएगा, और रिजर्व बैंक के रुपये को शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें दो ही चीज़ को शामिल किया जाता है, जनता के पास करेंसी, जनता का डिमांड डिपॉजिट को। किसी भी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन यानी कि जो मनी का डिवेल्यूएशन होता है उसके बारे में बताना है। तो मनी का डिवेल्यूएशन से होता है, क्यों होता है, कब करता है? तो इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ये तो होता ही है। उसके बाद आता है निर्यात का विस्तार करना, यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब कि इंपोर्ट को बढ़ाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट को बढ़ाना नहीं है, मतलब इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है कि इंपोर्ट को कैसे ख़त्म किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। उसके बाद कह रहा है कि इंपोर्ट को बढ़ाया जाए, तो नहीं, इंपोर्ट को नहीं बढ़ाना है, इंपोर्ट को तो ख़त्म करना है। तो इंपोर्ट का दूसरा उपाय को ढूंढना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और यहाँ पे है कि जो भी ट्रेड डिफिसिट हो रहा है, जो व्यापार में घाटा हो रहा है, उसको मेंटेन करना है। इसका हो जाए 1 2 और 4 मनी करेंसी के डिवेल्यूएशन का का मतलब है। रुपए की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य है? रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना।
यही उसका मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। रुपए के मूल्य को बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित नहीं। तो इसका सबसे बढ़िया हो जाएगा, रुपए से हम लोग जो सोना प्राप्त कर सकते हैं वही रुपए की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। इसमें से कौन जो है सही कथन है? इसमें पहला में लिखा हुआ है कि उच्च माने कि जो हाई ग्रोथ होगा, एक्सेसिव ग्रोथ होगा उससे इन्फ्लेशन आएगा, ये सही बात है। इसमें लिख रहा है हाई ग्रोथ जो होगा उससे डिफ्लेशन आएगा, तो ये गलत बात है। हाई ग्रोथ होगा ना तो उससे इन्फ्लेशन आएगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा तो। 85 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लेशन से जो है किसको फ़ायदा होता है? जो लोन लेता है उसको या फिर जो बॉन्ड वाले होते हैं उनको? तो बॉन्ड वाले को लाभ नहीं पहुंचता है, सिर्फ जो लोन लेते हैं ऋणी होते हैं उन्हीं को मिलता है। इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें सोना आता है, विदेशी मुद्रा जो होता है वो होता है, और एसडीआर आता है। सोना, विदेशी मुद्रा और एसडीआर आता है। ब्लैक मनी क्या है? यह अवैध आय जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है उसी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। इन्फ्लेशन को हम लोग जीरो कब बोलेंगे? इन्फ्लेशन को जीरो कब बोलेंगे? जब उस साल के प्रत्येक सप्ताह में इन्फ्लेशन जो है शून्य रहे। प्रत्येक सप्ताह में इन्फ्लेशन जो है वो शून्य रहे, तब जाके हम लोग उसका इन्फ्लेशन जो उस साल का शून्य बोलेंगे। भारत में जो है इन्फ्लेशन जो है होल प्राइस इंडेक्स में नापा जाता है। होल प्राइस इंडेक्स में नापा जाता है। होल प्राइस इंडेक्स सब पर होता है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 19 नंबर कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी है तो उनका महंगाई भत्ता जो है किस प्रकार डिसाइड किया जाता है? जो औद्योगिक कर्मियों के लिए जो CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके से डिसाइड। औद्योगिक कर्मों के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उससे डिसाइड किया जाता है। इसमें जो है बैंक के कर्मचारियों लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। बैंक और भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता है। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। इसमें क्रेडिट कार्ड ऑप्शन में। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है इंटरनेट बैंकिंग में। स्मार्ट मनी का यूज़ होता है इंटरनेट बैंकिंग में। इस क्वेश्चन को स्किप करना है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में WPI केवल मासिक आधार पर निकलता है, नहीं साप्ताहिक निकलता है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता सूची CPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। नहीं, CPI से ही तो पता चलता है कि उनको महंगाई भत्ता कितना होगा, तो दोनों के दोनों गलत है। भारत में मुद्रा गुणक, इस क्वेश्चन को भी स्किप करना है। आगे देखते हैं। हालांकि देख लेते हैं मनी मल्टीप्लायर किसको? मनी मल्टीप्लायर क्या आता है? रिजर्व करेंसी डिवाइडेड बाई बेस करेंसी। रिजर्व करेंसी बाई बेस करेंसी उगाएंगे मनी मल्टीप्लायर। रिजर्व करेंसी बाई बेस करेंसी उगाएंगे मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे मिलाना है किस देश में कौन सा जो है करेंसी चलता है। तो मैक्सिको में कौन चलता है? मैक्सिको में चलता है पेसो। मैक्सिको में चलता है पेसो। मैक्सिको के पेसो। ऑस्ट्रिया का हो जाएगा सीलिंग। ऑस्ट्रिया का हो जाएगा सीलिंग। ऑस्ट्रिया का करेंसी होता है सीलिंग। जापान का हो जाएगा येन और सऊदी अरब का हो जाएगा रियाल। अब कह रहा है मुद्रा प्रसार के बारे में जो सत्य है उसको पता करना है। इसमें कह रहा है कि कौन सा गलत है। पहला में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि दाम बढ़ना, सही बात है। इसमें लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है होल प्राइस इंडेक्स से निकलता है, सही बात है। इसमें लिख रहा है कि रिटेल वाले भी कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है उसको पता करने में इन्फ्लेशन को, ये भी सही बात है। इसमें कह रहा है कि रुपया डाउन जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं मतलब कि मुद्रा प्रसार यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मनी डज नॉट नेसेसरी मीन ए फॉल इन प्राइस, ये गलत है। इन्फ्लेशन निकलता है थोक मूल्य होल प्राइस इंडेक्स पर। मनी क्रिएट्स मनी, ये क्राउथर बोलते थे कि मनी जो है वो मनी बनाता है। मनी क्रिएट्स मनी। ग्रेसम का जो नियम है वो किस पे है? तो सर्कुलेशन ऑफ मनी पे है, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी पे है। ग्रेसम का नियम सर्कुलेशन ऑफ करेंसी पे है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति है उसको करेंगे हॉट करेंसी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि आने वाले समय में इसका रुपया डाउन हो जाएगा, इसको हॉट मनी कहेंगे। हवाला क्या है? जो विदेशी इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी का जो इलीगल ट्रेडिंग होता है उसी को हम लोग हवाला कहते हैं। हार्ड करेंसी से क्या मतलब है? वो हार्ड करेंसी उसको कहेंगे जिसमें सप्लाई कम है, डिमांड से सप्लाई कम है। डिमांड है उसको मतलब सप्लाई कम, उसको हार्ड करेंसी कहेंगे। सॉफ्ट करेंसी उसको कहेंगे जिसमें कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। हार्ड करेंसी में वो सब आता है डॉलर वगैरह से। वैसा करेंसी जिसको लेने से मना कोई नहीं कर सकता उसको हम लोग कहते हैं लीगल करेंसी, उसको लीगल करेंसी कहेंगे। चीप मनी से क्या मतलब? चीप मनी से मतलब है कि इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और कंज्यूमर को जो लो इंटरेस्ट पर लोन मिलता है उसी को हम लोग चीप मनी कहते हैं। किन देशों की मुद्रा जो है हार्ड करेंसी होता है? विकसित देश का जो होता है हार्ड करेंसी होता है। इसमें सही कथन कौन कौन सा है? ऑप्शन नहीं दिया वाले इसमें देखते हैं। वह मुद्रा इसमें शीघ्र प्रयाण कर जाना उसको हॉट मनी, सही बात है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग कम उसको हार्ड करेंसी भी सही है। वह मुद्रा जिसमें, इसमें 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है।
सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहता है डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन यानी कि जो करेंसी का कंट्रैक्शन या फिर डिफ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में, यानी कि एक्सपोर्ट डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का जितना सप्लाई होगा उसके मुकाबले में मनी का सप्लाई उतना नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई जो ज़्यादा होता है डिमांड से, जिस कारण जो है पूरे सामान की जो जितना रुपये की जरूरत होता है वो पूर्ति नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में कौन जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करता है फ्री मार्केट पॉलिसी जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। फ्री मार्केट पॉलिसी जो होता है वो सिचुएशन से रुपये का वैल्यू गिर जाता है और उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, करेंसी इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जैसे मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी, इसको स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। शायद उसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन में तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टैगफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, और स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, दोनों एक साथ। तो यहाँ पे स्क्यूफ्लेशन ज़्यादा सही आंसर होगा। इन्फ्लेशन से बाजार की वस्तुएं जो है महंगी हो जाती हैं। लगातार बढ़ती कीमत का मतलब होता है इन्फ्लेशन। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू के बीच की कमी को भरपाई करने के लिए नोट को छाप के पूरा किया जाता है। लेकिन इससे अगर ये फेल हो गया, जैसे कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच की कमी करने के लिए नोट को छाप देंगे, लेकिन अगर ये सिस्टम फेल हो गया तो क्या होता है? तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन आ जाता है। सबसे ज़्यादा इसको हानि होता है इन्फ्लेशन से, तो देनदार जो लोन देता है उनको। मुद्रा इन्फ्लेशन से लाभ होता है ऋणी को। इन्फ्लेशन की उच्च दर बेरोजगारी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये सही यहाँ पे। इन्फ्लेशन को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट लाया जाए, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि यानी कि डायरेक्ट टैक्स लगाया जाए, बचत का बजट लाया जाए, सरकारी का जो खर्चा है उसमें कटौती किया जाता है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन मुद्रा जो है कि नियंत्रण की विधि उसे फॉलोइंग ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का कौन जो है तरीका नहीं है? तो ब्याज दर में कमी नहीं, ब्याज दर में कमी नहीं है। मांग पर नियंत्रण, डिमांड कम करना, सप्लाई मनी का जो सप्लाई होता है उस पर कंट्रोल करना, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं की राशि। तो मैंने कि ये तो सही है, जितना मनी छपाता है उसको कम कीजिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो डिमांड है उस पर थोड़ा कोई लोग का डिमांड थोड़ा कम हो जाए, उस पर ध्यान देना होगा। ब्याज दर में कमी कब किया जाता है? जब इसमें और इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है, मतलब कि नॉर्मली और लोगों में डिमांड बढ़ाना होता है तब रेशनिंग ऑफ गुड्स। तो इसमें जो ब्याज दर की कमी जो है वो इससे इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल नहीं होता है। इंडिया में इन्फ्लेशन को नापने के लिए जो है थोक मूल्य सूचकांक का यूज किया जाता है। इंडिया में थोक सेम क्वेश्चन। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको मनी का सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करके हम लोग स्थायी रूप से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर। मनी का सप्लाई जो ज़्यादा नहीं छापना चाहिए। टैक्स वैक्स से इसका लेना देना नहीं है, टैक्स बढ़ा घटा कुछ नहीं होगा। मूल्य में रुपये को कम करने से क्या होगा? निर्यात से नहीं होगा। मेन होता है वही सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको कम करना होगा। निम्नलिखित में किस की जो मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक सबसे जो है सबसे ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी टाइप का होता है, तो उसमें जाता है M1। किस विच कंपोनेंट कॉल्ड ब्रॉड मनी? ब्रॉड मनी किसको कहेंगे? M3 को कहेंगे ब्रॉड मनी, M3 को कहेंगे ब्रॉड मनी, M1 को कहेंगे हम लोग कब है लिक्विड। मुद्रा आपूर्ति में M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जनता के पास नकद मुद्रा को किया जाता है, डाकघर को नहीं किया जाता है, बैंकों की जो डिमांड डिपॉजिट है उसको किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट को नहीं किया जाता है। तो B और D यहाँ पे हो जाएगा। इन्फ्लेशन किस कारण से होता है? इन्फ्लेशन जो है अगर मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे और प्रोडक्शन को घटा देंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन घट जाएगा, तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड में है M1 और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ब्रॉड मनी में। ब्रॉड मनी में हो गया M3 और लिक्विड में हो गया M1। किस घटक ने भारत में विदेशी मुद्रा में प्रमुख योगदान दिया है? विच कंपोनेंट है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो किस कारण बढ़ा है?
तो डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रुपये का जो डिवैल्यूएशन हुआ है उसके कारण डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट और FDI जो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है उसके कारण, और फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, रुपया जब पूरा परिवर्तन हो जाता है, उसी कारण जो है लोग इसको, मतलब कि कारण है कि हम लोग भर के रखते हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो रुपये का वैल्यू डाउन हो जाएगा, ट्रेड में दिक्कत होगा, तो फिर रुपये जो है कन्वर्टेबल तो है ही, और जो FDI वगैरह जो फॉरेन से लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, निवेश करते हैं, उनके लिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किसको सम्मिलित किया जाता है, यानी कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में किसको शामिल किया जाता है। तो सोना के भंडार को, फॉरेन रिजर्व को, फॉरेन एक्सचेंज एसेट को, और फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, और STR जो आता है फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, इसको भी शामिल किया जाता है। ये तीनों को शामिल किया जाता है। जो इंडियन करेंसी है रुपया, वो मतलब कि उसमें से किससे संबंधित है, तो चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, बास्केट ऑफ सिलेक्टेड फॉरेन करेंसी, किसमें से रुपया जो है उसको स्टर्लिंग, डॉलर, SDR सबसे लेना देना नहीं है, कुछ विदेशी समूह है उनसे आदमी जो है कर सकता है, पूरा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, सब देश में एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले जो पेपर करेंसी होता है उसका चलन कब हुआ, 1806 में हुआ पेपर करेंसी का शुरुआत, 1806 में पेपर करेंसी का शुरुआत। इसमें से कौन सा कथन सही है, डिवैल्यूएशन से देसी बाजार, पहला ऑप्शन दे रहा है कि डिवैल्यूएशन जो है एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा सस्ता बना देता है। तो डिवैल्यूएशन का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो जो है सस्ता हो जाता है, वहाँ के लोगों के लिए सस्ता हो जाता है, हम लोग को वहाँ से फ़ायदा कम होता है। और डिवैल्यूएशन के कारण ही क्या होता है कि जो लोग चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो जाता है, जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट करेंगे वो सस्ता हो जाएगा डिवैल्यूएशन का। तो ये दोनों का दोनों सही कारण है। आगे क्या डिवैल्यूएशन लोग क्यों करेंगे, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए डिवैल्यूएशन किया जाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिवैल्यूएशन किया जाता है। डिवैल्यूएशन जो है एक्सपोर्ट जो हम लोग वहाँ करेंगे वहाँ का सस्ता हो जाएगा, जो इंपोर्ट करेंगे वो महंगा हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए डिवैल्यूएशन को बढ़ाया जाए, उद्देश्य होता है। अब तक भारतीय रुपये कितनी बार डिवैल्यूएशन किया जाता है, 3 बार होता है भारतीय रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है, 3 बार। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस साल डिवैल्यूएशन किया गया, 1949 में सबसे पहला डिवैल्यूएशन हुआ, 1949 में। और सबसे अंतिम बार जो है 1991 में हुआ, अंतिम बार 1949 में पहला बार, 1991 में लास्ट बार। किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 पार्ट में जो है उसका डिवैल्यूएशन किया था, 1991 में। 1991 में क्या हुआ कि 2 फेज में उसको डिवैल्यूएशन हुआ। 1991 में जुलाई 1991 में इंडियन रुपया को जो 2 परसेंट बाई किया गया। फर्स्ट स्टेज इंडियन रुपये को डिवैल्यूएट किया गया अमेरिका US डॉलर के प्रति, उसको 20% जो है उसको डिवैल्यूएट किया, 20% हुआ पहला फेज में। भारतीय करेंसी को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 का जो केंद्र बजट आया, 1993-94 का बजट है, उसमें जो इंडियन रुपये से फुल्ली कन्वर्टेबल हो गया। 1993-94 में जाकर इंडियन करेंसी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल हुआ। एग्जैक्ट डेट जब रुपया जो है वो करेंट अकाउंट में फुली कन्वर्टेबल हो गया 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1994 को हो गया। वर्तमान में भारत में रुपये का जो है लागू है वो चालू खाते पर, करेंट अकाउंट पे। जो रुपया जब फुली कन्वर्टेबल होता है वो करेंट अकाउंट पे होता है। जो RBI का जो नोट विभाग है उसमें कितना रुपये का जो नोट जो है हमेशा पड़ा रहना चाहिए, 115 करोड़ का, 115 करोड़ का। 10 रुपये के नोट पर किसी सिग्नेचर होता है भारत के RBI के गवर्नर का होगा। 20 रुपये या इससे अधिक जो वैल्यू का नोट होता है वो कहाँ पे पड़ता है, तो करेंसी नोट पर देवास में 20 रुपये उससे अधिक है जो उसी में प्रिंट होता है। भारतीय करेंसी नोटों को पिछले भाग पर कितनी भाषाएं होती है, तो 15 भाषा होती है। थोक प्राइस इंडेक्स होता है, WPI होता है, किस पर विचार कीजिए कौन सा इसमें सही है। तो पहला है यह कीमत आंदोलन को व्यापक के साथ नियंत्रण रखता है, जिससे मुद्रास्फीति के संकेत के रूप में लिया जाता है। WPI का एक तरह डिफिनीशन है कि पूरा जो रुपया जो है काफ़ी ज़्यादा जो फैला हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह उसका जो मूवमेंट होता रहता है रुपया का, उस पर एक तरीक़े से एक नियंत्रण रखता है, जिसको इंडिकेटर के रूप में लिया जाता है। दूसरा का है कि जो WPI जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी ऑफिस को करता है, जो वाणिज्य मंत्रालय वो करता है। तो ये सही बात है, दोनों का दोनों सही है। उसका यूज़ किया था इंडिकेटर के रूप में, प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करता है तो, और इसका जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी जो होता है वो निकालता है, और CPI जो है CSO निकालता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। जो RBI जो करेंसी जारी करता है वो किस तरीके से जारी करता है, तो अंडर द फिक्स्ड मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम, जो फिक्स मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसी के तहत जारी करता है।
न्यू उसके बाद आता है किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमीज। तो वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल एक इकोनॉमी में होता है, उसमें जो इन्वर्स रिलेशन होता है। मुद्रा का मूल्य और कीमत, प्राइस वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस वैल्यू लेवल, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल में इन्वर्स रिलेशन होता है। स्टैगफ्लेशन जो है वो स्थित है, जो है बेरोजगारी और इन्फ्लेशन से होता है, जिसको गतिरोध कहा गया। गतिरोध तो समी में है, इसमें ज़्यादातर ऑप्शन तो रिपीटे कर दिया, इसे ये और ये तो सेम है लिख दिया है। स्टैगफ्लेशन जनरली होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन से। चैप्टर कंप्लीट हो गया।